ससुराल बना अमीर बहू के लिए बोझ वर्सेस गरीब बहू के लिए मंदिर। मीनाक्षी महेश ने अपने बड़े बेटे रजत का रिश्ता रघुवेंद्र सिंह की बेटी श्रेया से तय कर दिया था। देखिए, अब आपके बेटे से हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ गया है। शादी की आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिए। शादी तो आराम से हो जाएगी, बस हमारी बेटी को आप हमेशा खुश रखना। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने अपनी बेटी से आज तक कोई काम नहीं करवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बेटी को सब कुछ आता है, क्योंकि हमने सब सिखाया है। अरे समधी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं ना कि बहू। वो हमेशा खुश रहेगी, बस दूसरों के सामने थोड़ा बहू की तरह रह ले और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हमारी बेटी समझदार है। कुछ दिनों में धूमधाम से श्रेया और रजत की शादी हो जाती है और मीनाक्षी रंग बिरंगे फूलों से बहू का स्वागत करती है। अच्छू, ओह, इसमें गेंदे के फूल किसने डाले? मुझे इनसे एलर्जी है माँ जी। माफ करना बहू, मुझे पता नहीं था, अभी हटवा देती हूँ ये फूल। मैं तो मजाक कर रही हूँ माँ जी, आप तो सीरियस ही हो गई। थोड़ा सीरियस माहौल था ना, इसीलिए। भाभी आप भी ना अंदर आइए ना, अपने शुभ कदम रखिए और चावल का कलश धीरे से गिराकर अंदर आइए। हमें तो लगा बहू ज्यादा ही बेकार आई है, लेकिन देखो बहू कितनी संस्कारी और मजाक भी करती है। सभी पड़ोसने हंसने लगती हैं। तब दाएं पैर से श्रेया चावल का कलश गिराकर अंदर आती है और सबको प्रणाम करती है। जीते रहो बहू, हमेशा खुश रहो। घर तो बड़ा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, रह लूंगी। माँ जी ये लीजिए, ये 10 लाख का कैश बैग है, संभाल कर रखिएगा। बहू, इसकी क्या जरूरत थी? हमने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं। आप लोगों ने कहा नहीं है, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं तो बड़े घर से आ रही हूँ, अपने परिवार के लिए ला रही हूँ। आगे जरूरत पड़ जाएगी। और हाँ, ट्रक में सामान भी है, सोफा, एसी, डबल बेड, इलेक्ट्रॉनिक चीज, वो सब आप लगवा देना। आखिर सब सुविधा वाली चीज सबके काम आएंगी। ठीक है बहू, चिंता मत करो, जाओ आराम कर लो। रजत बेटा, ले जाओ। रजत श्रेया को कमरे में ले जाता है। महेश और मीनाक्षी घर में सारा सामान रखवा देते हैं। रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सास बहू को 6 बजे उठाने के लिए दरवाजा खटखटाती है। अरे बहू, जल्दी उठ जा, आज तेरी पहली रसोई है। नहा धोकर नीचे आ जाना कुछ देर में। आई माँ जी, चैन से सोने भी नहीं देते। अब पता नहीं क्या क्या बनाना पड़ेगा। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बनाने वाली। तब सास चली जाती है और श्रेया नहा धोकर नई नवीली वेस्टर्न साड़ी पहनकर नीचे आ जाती है। जहाँ वो हील्स पहनकर रसोई में जाने वाली होती है, तब सास, अरे बहू, क्या कर रही है? रसोई में ऐसे चप्पल सैंडल पहनकर नहीं जाते हैं, ये उतार कर अंदर खाना बनाने जाना है तुझे। ये क्या बोल रही है माँ जी आप? ऐसे नंगे पाँव में कैसे जाऊं? जमीन तो जमीन होती है, चाहे कितनी भी साफ हो। बहू, हमारी रसोई में चप्पल पहनकर नहीं जाते, लेकिन तुम्हें अगर आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहली रसोई से पहले मंदिर में दिया तो जला दो। वैसे माँ जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, इसीलिए मैं दिया जला देती हूँ, वरना ये पूजा पाठ मेरे से नहीं होता। तो आप ही करना आपसे। बाकी खाना तो मैं हील्स पहनकर ही बनाऊंगी, लेकिन मैं ज्यादा खाना नहीं बना सकती। आप मेरी मदद करवाना, मैं खीर बना दूंगी। ठीक है बहू। पारुल, तू भी रसोई में भाभी की मदद करवा देना। फालतू का दिखावा, ये सब टैंट्रम्स मेरे से नहीं होने वाले। तब श्रेया पूजा घर में जाकर दिया जला देती है। आरती करना आता नहीं है, इसलिए मन ही मन बोलकर घंटी बजा देती है और हील्स पहनकर रसोई में खाना बनाने लगती है, जहां सास और नंद भी मदद करवाते हैं। कुछ ही देर में पहली रसोई का खाना बन जाता है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, ये लो तुम्हारा शगुन। हाँ बहू, बहुत बढ़िया खीर बनाई है तुमने। थोड़ी सी खीर और देना श्रेया, मैं तो कहता हूँ सबको खाना चाहिए, क्यों निखिल? हाँ भैया, भाभी थोड़ा सा और दे दो, और पूरी वगैरह भी। हाँ हाँ देवर जी, लीजिए ना, और आप भी लीजिए खीर। पापा जी, आपको कुछ दूं? नहीं बहू, बस पेट भर गया। जैसे तुम्हारे पापा ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही संस्कारी हो तुम। जी पापा जी। हाँ, इतना तो भाभी ने खाना भी नहीं बनाया जितनी तारीफ बटोरली, बस एक खीर ही तो बनाई है। ऐसी शाम को श्रेया पेड़ पौधों में पानी डालती है। सास ससुर को गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाकर देती है। अरे वाह बहू, तुम तो करेक्ट 6 बजे चाय नाश्ता लेकर आ गई हमारे लिए। मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी भी बात की परेशानी लेनी चाहिए। पापा जी, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते आखिर मेरा भी कुछ कर्तव्य है जो मुझे निभाने ही होंगे। और हाँ, आपने 4 बजे दवाई नहीं ली थी, इसीलिए अब खा लीजिए, ये रही आपकी दवाई।
तुम्हारी जैसी बहू पाकर तो हमारे भाग्य खुल गए श्रेया बहू, हमें तुम पर गर्व है। अरे माँ जी, पापा जी, अभी तो मैंने कहा ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा आप ये चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। उफ, पापा ने समझाया नहीं होता, नई बहू के चक्कर में तो काम ही नहीं करती। 5 दिन गुजर जाते हैं। बड़ी बहू ऐसे ही घर में सबका ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन घर में काम बहुत कम करती है, जिससे सारा काम अभी पारुल को करना पड़ता है, चाहे कपड़े धोने हो या झाड़ू पोछा लगाना हो। लेकिन एक दिन रजत के चाचा चाची घर आती हैं। अरे बहू, घर पर तेरे चाचा चाची आए, जरा चाय बना दे। जी माँ जी, अभी चाय बना कर लाती हूँ। नमस्ते चाचा जी, चाची जी। अरे वाह, बहू तो बहुत संस्कारी है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो। जी माँ जी, आप बात कीजिए जब तक मैं रसोई संभालती हूँ। झूठी मुस्कान लेकर श्रेया रसोई में चाय नाश्ता बनाती है और उन्हें परोस देती है। वाह, बहू ने तो बहुत बढ़िया चाय बनाई है। और ये मिनी समोसे तुमने बनाए हैं बहू? हाँ चाचा जी। श्रेया अच्छे से मेहमानों की खातिरदारी करके उनका दिल जीत लेती है। इस बात से महेश मीनाक्षी खुश होते रहते हैं। उनके जाने के बाद मीनाक्षी, अरे बहू, ये जूठे बर्तन तो उठा ले टेबल से। माँ जी, मुझे जितना काम करना था मैंने उस वक्त कर लिया, अब मैं आराम कर रही हूँ। आप कर लो और पारुल तुम किचन साफ कर देना, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कहकर श्रेया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। पारुल और मीनाक्षी रसोई का काम करते हैं। माँ, भाभी तुमको कुछ अजीब नहीं लगती है? अरे बड़े घर से आई है ना, कभी इतना काम नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, थक गई होगी, आराम करने दे बेचारी को। ठीक है, रसोई तो साफ हो गई माँ, लेकिन भूख लग रही है। भाभी ने कोई खाना नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं जल्दी से नमकीन जवे बना देती हूँ। मीनाक्षी खुद ही खाना बना लेती है। 2-3 घंटे काम आराम से श्रेया उठाती है और फिर से सबसे प्यार से बात करती है। छोटी मोटी घर के काम करती है, लेकिन 4 दिन बाद श्रेया अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन वो बहुत देर तक सोती है। अरे बहू, 8 बज गए, तू अभी तक नहीं उठी। नई बहू कितनी देर तक सोई रहेगी, अच्छी बात नहीं है। उठ जा, कोई आ गया तो चल खाना तैयार कर ले। क्या है माँ जी, चैन से सोने तो दो, अब नींद भी पूरी नहीं करूं क्या? मुझे नहीं मतलब किसी से, चाहे कोई भी आए जाए। अब देखो रसोई की जिम्मेदारी, अरे बोझ लगता है मुझे ये सब, खुद ही कर लो। बहू अचानक से इस तरह से बात क्यों कर रही है? शायद नींद पूरी नहीं है, सोने देती हूँ। मीनाक्षी उसे सोने देती है और खुद ही चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती है और सबको देती है। रजत बेटा, क्या श्रेया की तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा चिड़चिड़ा सा बर्ताव कर रही थी, उठी भी नहीं। पता नहीं माँ, मुझे भी उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल रात को श्रेया, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। आइसक्रीम लेकर आया था, चलो हम दोनों साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। ये लो, तुम मुझे खिलाओ, मैं तुमको खिलाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं कुछ चेक कर रही हूँ। अरे ये सब तुम क्या चेक कर रही हो? छोड़ो ना, ये सब हमारी रात है, आइसक्रीम खाते हैं। अरे तुमको समझ नहीं आता क्या? मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। मैं अपने मॉडलिंग का इवेंट देख रही हूँ और तुम इन सब चीजों में पड़े हो। देखो, मैंने तुमसे पहले भी बात करी थी, शादी के बाद मुझे मॉडलिंग करनी है, तो मुझे रोकना मत। ठीक है श्रेया, लेकिन गुस्सा तो मत हो। मैं मॉडलिंग के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन मम्मी पापा से भी पूछ लेती। Why should I ask your parents to make decisions about my life? अपना लैपटॉप साइड रखकर श्रेया सो जाती है। भैया, मुझे तो हमेशा भाभी चिड़चिड़ी मूड में लगती हैं। इतनी भी क्या अमीरी झाड़ना कि किसी की फीलिंग्स की कदर ना करें। छोड़िए सब बातें, गर्मी शुरू हो गई है इसलिए चिड़चिड़ी होगी, और वैसे भी कभी काम नहीं किया है ना। हाँ पारुल, ऐसा ही होगा। 3 दिन बीत जाते हैं, श्रेया का व्यवहार अभी भी ऐसा होता है। बहू को आम दे देती हूँ, उसे अच्छा लगे। श्रेया बहू, ये ले आम खा ले, और आज खाने में गोभी, आलू, रायता और पराठे बना देना, और कुछ गोभी बचे तो गोभी के पराठे भी। आपको क्या लगता है माँ जी कि मैं 2-4 दिन से चिढ़ी पड़ी हूँ? लेकिन देखिए, मुझे घर का काम करने में, ये फालतू का किचन का बोझ लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई काम नहीं करने वाली। पैसे दिए हैं ना, नौकरानी रख लो घर पर। लेकिन श्रेया, तू घर की बहू है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से तुझे क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अपने असली रूप में हूँ। इतने दिनों से नाटक कर रही थी, लेकिन अब मुझसे नाटक नहीं हो रहा, समझिए आप। अरे बहू, अपनी सास से इस तरह बात मत करो, शांत हो जाओ। घर में मेहमान आने वाले हैं, खाने की तैयारी कर लो। तो मीनाक्षी से ऐसे बात करोगी तो वो क्या सोचेंगे? अरे बस कीजिए पापा जी, ये घर है कि होटल? जब देखो मेहमान आते ही रहते हैं। और मैं बहू हूँ कि नौकरानी जो उनके लिए वेटर की तरह खाना बनाकर सर्व करती रहूं? कभी किचन का बोझ, कभी बड़ों की इज्जत का बोझ, अब रिश्ता निभाने का बोझ, कभी पूजा पाठ करने का बोझ। इतनी जिम्मेदारियों का बोझ मुझे नहीं चाहिए। आप अपना खुद हैंडल करो, जैसे मेरे आने से पहले करते थे। श्रेया की ऐसी कड़वी बातें सुनकर महेश और मीनाक्षी निराश हो जाते हैं।
मीनाक्षी को अच्छा नहीं लगता। अब वो और पारुल ही घर के काम खुद ही करने लगते हैं। मेहमान आते हैं, उनके सामने श्रेया बिल्कुल भी नहीं आती है। वो बस अपना फोन चलाती है, छत पर जाकर रील बनाती है और खाली घर में घूमती रहती है। एसी में बैठी रहती है और बोर होती है तो क्लब चली जाती है। हे यश, कम ऑन डांस विद मी। मैं लड़की सीधी सादी सी, बोतल पीली है आधी सी, हाँ तेरी ये जो ग्रेविटी मुझे खींचे तेरी ओर। आया मोरा सैया साइको, तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं, दबी दबी दुम्बा दुम्बा दुम। जान, इतने टाइम बाद तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे काफी अच्छी फिगर मेंटेन कर रखी है तुमने। शादी के बाद सब लोग बच्चा वगैरह कर रहे थे, तुम तो नहीं करोगी ना अभी? अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, ये सब चीज बाद में। सच में शादी एक बोझ से ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं लगता। पार्टी करके श्रेया घर आ जाती है, तब सास ससुर। बहू, हमने तुम्हें अपनी बेटी ही माना है, लेकिन तुम इस घर की इज्जत। बहू, ऐसे कपड़े पहन के बाहर क्यों जा रही हो? कुछ ही दिनों में लोग हमें टोकना शुरू कर देंगे। हाँ बहू, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। ओके फाइन, अब जाऊं मैं अपने कमरे में, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। श्रेया अपने कमरे में चली जाती है और वक्त गुजरता है। श्रेया अपने शॉपिंग और मेकअप पर ही ध्यान देती है। उसके बदलते बर्ताव को देखकर मीनाक्षी परेशान हो जाती है और घर के काम करके भी उसे थकावट होती है। एक बार तो चक्कर आ जाते हैं। तब एक दिन मीनाक्षी अपने दोनों बेटों से बात करती है। बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। देखो, सोचा था श्रेया बहू के आने से घर थोड़ा संभल जाएगा, लेकिन वो बड़े घर से आई है, दहेज लेकर आई है, इसीलिए वो काम करने से एतराज करती है। अब मैं कब तक करूंगी? ये देखते देखते तो 5 महीने बीत गए। माँ, आपकी ऐसी हालत देखकर तो मैं भी परेशान हूँ, तो नौकरानी रख लो ना, उसने कहा तो है। हाँ माँ, आप अपना ख्याल रखो और किसी चीज की चिंता मत करो। तेरी माँ की चिंता ऐसे नहीं जाने वाली। तेरी बहन भी तो कॉलेज जाती है, वो बेचारी आकर भी कितना करेगी, और ये भी कितना करेंगी। और हमारे ऐसे दिन थोड़े हैं कि नौकरों के हाथ का खाना खाएं। इसलिए हम दोनों चाहते हैं, निखिल, अब तू शादी कर ले। शादी लायक तो हो चुका है, अब तेरी बीवी ही आकर इस घर को संभालेगी। हाँ, क्योंकि श्रेया बहू कुछ भी नहीं करती, उसे बड़ों की इज्जत करना, समय से उठना भी बोझ लगता है। मैं चाहती हूँ गांव की गरीब लड़की आ जाए, लेकिन इस घर को तो घर समझे। ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप लड़की ढूंढ लो, क्योंकि भैया और मैं आपको ऐसे तकलीफ में तो नहीं देख सकते। तब मीनाक्षी और महेश निखिल के लिए लड़की ढूंढते हैं। इसीलिए गांव में फोन करके राम प्रकाश से बात करते हैं। 2 दिन बाद राम प्रकाश फोन करता है। अरे महेश, कैसा है तू? तुझे निखिल के लिए लड़की चाहिए थी ना, मिल गई। हमारे ही गांव में सुंदरलाल की बेटी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन घर के कामकाज अच्छे से संभाल लेती है। मैं बात कर ली है, तो रिश्ता लेकर इधर आ जा, लड़की देख ले और सगाई कर देना। सब कुछ सही रहा तो। हाँ ठीक है, तूने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर का हल्का कर दिया। अरे दोस्ती रिश्तेदारी में सब इतना तो चलता है। अगले दिन मीनाक्षी महेश निखिल को लेकर गांव पहुंचते हैं। लड़की आते ही पैर छू लेती है, अपने हाथ का बनाया हुआ नाश्ता करती है, प्यार से बात करती है। मीनाक्षी 2 मिनट में उसे अपनी बहू चुन लेती है और वहीं पर ही दोनों की सगाई हो जाती है और 1 हफ्ते बाद ही शादी हो जाती है। तब धूमधाम से मीनाक्षी अपनी बहू की आरती करती है। हर्षिता बहू, दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाओ। उससे पहले माँ जी, मैं अपने मंदिर पर माथा टेकना चाहती हूँ। घूंघट वाली हर्षिता बहू अपनी सैंडल को साइड में उतार कर घर की चौखट पर माथा टेकती है। तब गृह प्रवेश करके अंदर आती है। अरे वाह, तुम्हारी ये बहू तो बड़ी बहू से भी ज्यादा संस्कारी निकली। अरे बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? माँ जी, लड़की का ससुराल उसका मंदिर होता है। अब मंदिर में आने से पहले सर झुकाना तो होगा, और अभी तो मैंने अपने मंदिर के भगवान का आशीर्वाद भी नहीं लिया। ऐसा कहकर हर्षिता अपने सास ससुर के पैर छू लेती है। सब काफी हैरान थे। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। जीती रहो बहू। क्या ससुराल को मंदिर? मंदिर? और इनको भगवान कह रही है, गंवार कहीं की। गरीब लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अब इसकी वजह से ये दोनों और सिर चढ़ जाएंगे। अरे मुझे खुशी है हर्षिता कि इस घर को अब अच्छे से संभाल लेगी। बहुत रात हो गई है बहू, तुम थक गई होगी। वैसे भी गांव का 3-4 घंटे का सफर था। जाओ आराम करो। ऐसे कैसे माँ जी, अभी तो मुझे अपने मंदिर में दिया भी जलाना है। मंदिर कहाँ है माँ जी? वो क्या है ना, मम्मी पापा ने कहा था कि वहाँ जाकर पहले दिया जला देना। ऐसी बहू पाकर तो मीनाक्षी मुझे बहुत गर्व हो रहा है। क्योंकि पापा जी, मैं इतना सारा कैश और दहेज लेकर आई थी, तब आपको अफसोस हो रहा था क्या?
नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। इतना कहकर महेश चुप हो जाता है और मीनाक्षी हर्षिता को मंदिर की तरफ ले जाती है, जहां वो एक दिया जला देती है। उसके बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन बहू 5 बजे उठकर नई नवेली बहू की तरह तैयार हो जाती है और घर का कोना कोना चमकाकर साफ कर देती है और मंदिर में मूर्ति पर माला चढ़ाकर पूजा करती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम नाम जपते चलो काम करते चलो हर समय कृष्ण का ध्यान रखते चलो। वाह भाभी, आप कितना प्यारा भजन गाती हैं, सच में मन शांत हो गया। हाँ बहू, सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। जिस तरह से तुमने आरती गाई है, कब से दिल में इच्छा थी कि कोई रोज सुबह ऐसे ही मीठा भजन गाकर हमें उठाए। बड़ी बहू ना सही, तुम ही सही। हाँ बहू। ओह, तो ये कोयल हैं जो सुबह सुबह कूक कूक कर रही हैं। नींद खराब कर दी मेरी, मैं तो वापस सोने जा रही हूँ। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए प्रसाद। मुझे लगा आप सो रहे हैं, इतने में मैं खाना तैयार कर लूंगी। आप तैयार हो जाइए, मैं जब तक सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दूंगी। हर्षिता रसोई में जाने से पहले चप्पल बाहर उतार देती है, तब सास की नजर पड़ जाती है। अरे बहू, तुमने चप्पल क्यों उतार दी? माँ जी, ये गरीब गंवार है ना, इसीलिए। सॉरी। उसके बाहर चप्पल उतार कर जा रही है। देखो तुम्हारे गांव में वो क्या बोलते हैं, गोबर मिट्टी जमीन पर लगाते थे, इसीलिए चप्पल पहनकर नहीं जाते थे, लेकिन ये मार्बल लगा हुआ है तो मैं आराम से जा सकती हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। रसोई कहीं पर भी हो, लेकिन रसोई में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खाना बनता है और जहाँ अन्नपूर्णा देवी हो वहाँ कोई चप्पल कैसे ले जा सकता है। ये सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हर्षिता के सिर पर हाथ रखती है। श्रेया बहू, यही मुझे तुम्हारे मुंह से भी सुनना था कभी, कुछ भी। श्रेया इतरा कर चली जाती है। मीनाक्षी और बाकी सब नहा रहे होते हैं। इतने में हर्षिता पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर लेती है। ये सब देखकर निखिल खुश होता है। अरे वाह, तुमने 1 घंटे में चाय, नाश्ता, आलू कचौड़ी, 3 तरह की सब्जी, रसमलाई, मीठा सब तैयार कर लिया। ये तो कुछ भी नहीं है निखिल जी, मैं तो एक बार में 10-15 तरीके के व्यंजन तैयार कर सकती हूँ इतने ही टाइम में। माँ जी, पापा जी, आप आगे बैठ जाइए। हाँ बहू। तभी श्रेया भी आ जाती है। सब खाना खाकर बहू की तारीफ करते हैं, जो कि श्रेया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बहू, रसमलाई बड़ी चोखी बनाई है, तूने एक और दे दे। और बहू, मुझे मटर पनीर की सब्जी दे दो। पापा, थोड़ा कम खाओ, आपको ऐसे मसालेदार खाना कम खाने को बोला है डॉक्टर ने। जेठ जी, पापा जी के लिए मैंने अलग से कम मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाई है, ये लीजिए पापा जी। अरे वाह, इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहू, जो घर में सबका ख्याल रखे, ना कि दूसरों की पसंद को बोझ समझे। ऐसा सुनकर श्रेया गुस्से में टेबल से उठकर चली जाती है। माँ जी, दीदी को क्या हुआ है? वो ठीक तरीके से बात क्यों नहीं करती? थोड़ी अलग सी रहती हैं। भाभी, आप नहीं हो ना इस घर में, थोड़े दिन में आपको भी भाभी का पता चल जाएगा। वो ऐसे ही रहती हैं। आप भी खाना खा लो। पहले मेरे मंदिर जैसे ससुराल के सभी लोग खा लेंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। ठीक है बहू, हमारे खाना खाते ही तुम भी खाना खा लेना। सभी के खाना खाने के बाद शगुन में हर्षिता को एक जोड़ी चांदी के बिछिया मिलते हैं। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं तो हर्षिता झूठे बर्तन उठा के रसोई में रख देती है, टेबल साफ कर देती है, रसोई साफ कर देती है। तब जाकर अंत में खाना खाती है और बिना किसी परेशानी के गर्मी में अपने पंखे में रहती है। लेकिन बड़ी बहू एसी में ही रहती है, बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है। दिन गुजरते हैं। छोटी बहू ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। सुबह सुबह सबके पैर छूना, रोज अपने मीठे भजन से सबको जगा देना, टाइम से पहले खाना बना देती है, सास ससुर को दवाई दे देती है। एक दिन घर में संतोषी मनोज आते हैं। और महेश भाई साहब, कैसे हैं आप? और आपकी नई बहू कहाँ है? अब तो बहू को इस घर में 3 महीने हो गए होंगे ना? हाँ मनोज, बहू को इस घर में 3 महीने हो गए हैं। बहुत अच्छे से सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। इतने में हर्षिता अपनी चचिया सास ससुर के पैर छूती है, उन्हें ठंडे शरबत बनाकर देती है। वो ऐसे ही रसोई में खाना तैयार करती है। सिलेंडर खत्म हो जाता है। हे भगवान, इस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। मुझे कितने सारे पकवान बनाने थे। अरे हाँ, 2 महीने पहले मैंने चूल्हा बनाया था ना, उसी पर खाना बना लेती हूँ। चूल्हा जलाकर धुआं करोगी क्या? घर में धुआं आ गया तो रुको, मैं अभी इंडक्शन ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाएगा। बहू, बाहर मेहमान बैठे हैं, टाइम लगेगा। दीदी, आप पैसे मत खर्च करो। अपने इंडक्शन मंगा लिया और बिजली चली गई तो आप रहने दो, मैं फटाफट से चूल्हे पर ही खाना बना लेती हूँ। मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाने की आदत भी है, और छत पर पुराने फर्नीचर की लकड़ी भी पड़ी है, वो भी काम आ जाएगी। यू आर राइट, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। जो गरीब होते हैं
वो अपनी आदत से गरीब होते हैं। एक खाना बनाने के लिए इतना लोड लेकर काम करोगी तुम? करो। हर्षिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी वो धूप में जाकर फटाफट चूल्हे पर 3-4 तरीके का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है। इतने में मीनाक्षी मेहमानों को बिजी रखती है। 1 घंटे बाद हर्षिता अनेक पकवानों से उनकी टेबल सजा देती है। अरे चाची जी, चाचा जी, आप इतने शांत क्यों बैठे हैं? खाना खाइए ना, गर्मा गर्म। मैंने राज कचौरी भी बनाई है अनार डाल के। अरे वाह दीदी, तुम्हारी ये बहू तो बड़ी बहू से भी ज्यादा समझदार होशियार है। चूल्हे पर भी कितनी जल्दी खाना बना कर रख दिए, वो भी इतने पकवान। बहू हम इतना सब नहीं खा पाएंगे, थोड़ा कम कर दे। नहीं नहीं चाची जी, आप दोनों के लिए बहुत प्यार से ये खाना बनाए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा तो सब खाना होगा। सच में भाई साहब, बच्ची बड़ी प्यारी है। ठीक है बहू, हम खा लेते हैं। आहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो मुझे किसी होटल में भी नहीं मिला। अब तक जितनी बहू के हाथों का मिला है, कोई कह नहीं सकता ये बहू गांव की है। और गरीब तो कहीं से भी नहीं लगती, क्योंकि इतनी गुणवान जो आई है। ये बिल्कुल ठीक कहा मनोज तुमने। बस इन लोगों की यही हरकत मुझे पसंद नहीं है। काम करे वो करती रहे तो इन ससुराल वालों का मन खुश रहता है। इतना बोझ तो मैं नहीं उठा सकती बाबा। अरे बहू, ऐसे खड़ी क्या हो? तुम तो मुझसे मिली ही नहीं ना आशीर्वाद लिया। आओ यहाँ। अरे नहीं चाची जी, बार बार झुकने से मुझे कमर दर्द हो जाता है, इसीलिए मैं पैर छूने नहीं आई। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद जाते जाते भी हर्षिता उनके पैर छूती है। बस बस बहू, कितना पैर छुओगी? मैंने सुना है तुम अपने ससुराल को मंदिर समझती हो, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपने मंदिर का ख्याल रखना। बड़ी बहू तो ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अमीर है। खैर मैं चलती हूँ। वो दोनों चले जाते हैं, तब श्रेया अकड़ कर, तुम्हें ये सब करना जरूरी है क्या हर्षिता? अपनी आदत छोड़कर शहर की तरह रहना शुरू कर दो। 24 घंटे पैर छूना, मंदिर, पूजा पाठ करना और दूसरों की गुलामी करना, ये ठीक नहीं है। तुम जैसी बहुएं ही ससुराल वालों की आदत खराब करती हैं। दीदी, आप ऐसी नहीं हैं और आप ऐसा सोचती हैं, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपने ससुराल को दिल से मंदिर मानती हूँ और दिल से सबकी सेवा करती हूँ। आप मुझे ऐसा मत कहिए। यही तो फर्क है इन दोनों बहू में। एक घर को बोझ समझती है, दूसरी मंदिर। दिन गुजरते हैं। एक बार ससुर की तबीयत खराब हो जाती है तो ज्यादा जुकाम होने पर छोटी बहू सिलबट्टे पर जड़ी बूटी पीसती है और फिर गैस पर काढ़ा बनाती है। अरे बाप रे, सर्दी जुकाम ने तो गर्मी में बुरा हाल कर दिया है। पापा जी, आप कल धूप में से आकर कूलर के सामने बैठ गए। सर्द गर्म तो होना ही था, लेकिन आप ये फटाफट काढ़ा पी लीजिए। इसके बाद मैं रात को काढ़ा पिला दूंगी। देखना, कल सुबह तक आपका सारा जुकाम सर्दी सब गायब। बहू, मुझे तुम्हारे माता पिता पर बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम उनकी बेटी हो और हमारा इतना प्यार से घर संभालती हो। काश बड़ी बहू भी ऐसी होती। माँ जी, पापा जी, मुझे यकीन है एक दिन दीदी भी बदल जाएंगी। थोड़े दिन गुजरते हैं। एक दिन श्रेया बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर के चेकअप करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। घर वाले खुशी से झूम जाते हैं। सास बहू का माथा चूमती है और उसका ख्याल रखती है। आखिर इतने टाइम बाद तूने मुझे खुशखबरी दे ही दी। बस अब भगवान जल्दी से इस घर में एक प्यारा सा बच्चा दे दे। और तू अपना ख्याल रख। तुझे कुछ भी चाहिए हो तो हमें बता देना, हम कमरे में ही ला कर दे देंगे। थू 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 थू, नजर ना लगे तुझे। हो, ये क्या हो गया? ये खबर मुझे इन्हें नहीं देनी थी। अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। दिन रात ससुराल वाले अब श्रेया का ख्याल रखते हैं। श्रेया को अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर अपना करियर का सोचकर एक दिन रजत से बहस कर लेती है। तुम्हारा दिमाग खराब है श्रेया? सब लोग कितना खुश हैं और तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना है। तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकती, ये हमारी खुशियां हैं। तुम्हारे लिए खुशी है। अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और मैं अभी तक घूमी भी नहीं हूं ना। मेरा मॉडलिंग करियर, सब कुछ मैं इस बोझ की वजह से रोक नहीं सकती। श्रेया, तुम हमारे बच्चे को बोझ कैसे कह सकती हो? यह हमारे प्यार की निशानी है और तुम अबॉर्शन नहीं करवाओगी। दैट्स फाइनल। देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकोगे। टाइम रहते श्रेया अपना अबॉर्शन करवा लेती है, जिससे उसे थोड़ी तकलीफ रहती है। इसी बीच छोटी बहू भी घर में खुशखबरी दे देती है। अब सास अपनी दोनों बहू का ख्याल रखती है। मीनाक्षी के हिसाब से उसकी बड़ी बहू को तीसरा और छोटी बहू को दूसरा महीना था। एक दिन जब वो केसर का दूध लाकर दोनों बहू को देती है। इतनी देर हो गई, केसर का दूध ठंडा हो गया। बेटा, पहले ये तेरे और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इसके बाद मैं तरबूज काट कर दूंगी, वो भी खा लेना। हर्षिता बहू, तुझे अलग से कहूँ, तू भी जल्दी से दूध पी। आधा दूध ही पिया है। जी माँ जी, बस थोड़ी टाइम की बात है, फिर दीदी और मेरे बच्चे साथ में बड़े होंगे, साथ में खेलेंगे। अरे श्रेया बहू, देख मैं तेरे मुन्ने के लिए क्या बनाई हूँ। अरे बस करो, क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? नहीं है मेरे पेट में कोई बच्चा। मैंने 2 महीने पहले ही अबॉर्शन करवा दिया था। नाटक कर करके थक गई हूँ।
ये सुनते ही घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मीनाक्षी श्रेया को चांटा मार देती है। तू इतना बड़ा धोखा हमें कैसे दे सकती है? 2 महीने से नाटक कर रही थी। मैंने तुम्हें कितना मना किया था श्रेया, इसके बाद भी तुमने अबॉर्शन करवा लिया। तुमसे ज्यादा गिरी हुई औरत मैं आज तक नहीं देखी। एक मासूम के साथ तुमने ऐसा किया। अरे हमारे घर के चिराग को बुझा दिया। बहू अपने घर की जिम्मेदारी, बड़ों की जिम्मेदारी, रिश्तों की मर्यादा, रसोई सबको बोझ समझा, लेकिन बच्चे को बोझ नहीं समझना चाहिए था। दीदी, आपने सबके मन को ठेस पहुंचाई है। सब लोग श्रेया को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस बुरी खबर को जानकर घर के सभी लोगों को झटका लगा था और कोई भी श्रेया से अब बात नहीं कर रहा था। श्रेया अभी अपनी अकड़ में थी, लेकिन मीनाक्षी अपनी छोटी बहू का बराबर ख्याल रख रही थी। बहू ये ले, अब तुझे 5वां महीना लग गया। अपनी सेहत पर ध्यान दे और ये ढीला सूट पहन लेना। मुझे पता है माँ जी आप मेरा ख्याल रख रही हैं, लेकिन जब से ये बात आपको पता चली है कोई भी ठीक से खाना नहीं खा रहा, इसलिए आप दोनों मेरे सामने अभी खाना खाओगे। दीदी ना सही, मैं तो आपको ये खुशखबरी दे रही हूँ। हाँ बहू, तुम जैसी बहू पाकर हम धन्य हैं। 4 महीने बाद हर्षिता की डिलीवरी टाइम आ जाता है। रात को वो अस्पताल में एडमिट होती है और एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। घर वाले बहुत खुश थे। घर न जाकर सबसे पहले हर्षिता ससुराल वालों के साथ मंदिर जाती है, वहां से आशीर्वाद लेती है। शुक्रिया माँ जी, पापा जी, निखिल, आप मुझे यहाँ ले आए। मैंने मन्नत मांगी थी जैसे ही मेरा बच्चा मेरे पास आ जाएगा मैं सबसे पहले मंदिर जाऊंगी, और अब मुझे अपने ससुराल जैसे मंदिर भी ले जाइए। हाँ हाँ बहू चल। सभी लोग घर आ जाते हैं तो पारुल बच्चे और उसकी माँ की आरती उतार कर खूब अच्छे से वेलकम करती है। घर बहुत ज्यादा सुंदर और डेकोरेशन से भरा हुआ था। घर में नाच गाना होता है, हर तरफ खिलौने होते हैं, और यह सब देखकर श्रेया के मन में उथल पुथल थी। ये सब बच्चे के आने से कितना खुश हैं। अगर मेरा बच्चा भी इन सब के साथ होता तो आज घर वाले बहुत खुश होते। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। और ऐसा कहकर श्रेया वहां से मॉडलिंग के लिए निकल जाती है और अलग अलग इवेंट में रैंप वॉक करती है। जैसे उसे कोई खुशी नहीं मिलती तो छोड़ देती है। एक दिन हर्षिता हॉल में बैठे बेटे को गोद में लेकर खेल रही थी। तभी पास बैठे श्रेया के बच्चा उंगली पकड़ लेता है, जिससे श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इस पल अलग ही एहसास होता है। पेट पर हाथ रखती है। ये अचानक से मेरे अंदर ममता क्यों जाग रही है? मेरा दिल भी बच्चे के लिए तड़प रहा है। जैसे इसने मेरी उंगली पकड़ी, मुझे अलग एहसास हो रहा है। काश मेरे पास भी मेरा अपना बच्चा होता। अरे ताई जी की उंगली छोड़ो बाबू, मुझे आपको नहलाने ले जाना है। रोज रोज बच्चे को देखकर श्रेया के मन में बच्चे के लिए प्यार उमड़ता है। उसे गोद में लेने की कोशिश करती है, लेकिन मीनाक्षी और महेश उसे मौका नहीं देते। माँ जी मुझे भी दे दीजिए। तू दक्ष को लेकर क्या करेगी? बच्चे तो तेरे लिए बोझ होते हैं ना। श्रेया रोते हुए वहां से चली जाती है। तभी उसे मॉडलिंग के लिए ऑफर आता है, लेकिन इसी बीच उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। वैसे तो श्रेया घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पेट में लग जाने की वजह से तुम्हारे कंसीव करने के चांसेस कम हो गए हैं। वैसे भी तुमने अबॉर्ट करवाया था, तो इस बात का ध्यान रखना और ये लो मेडिसिन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी माँ बनना है। ये मुझसे क्या हो गया? ये बात किसी से शेयर नहीं करती। खुद ही घर में परेशान रहती है। ठीक से सो नहीं पाती। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं। वहीं छोटी बहू घर की जिम्मेदारी संभाल कर अपने बच्चों को भी गोद में लेकर खाना बना रही थी। कभी ससुर को पानी दे रही थी। तब श्रेया, दक्ष बाबू मेरे पास आ जाओ, मैं बड़ी मम्मी हूँ ना। हर्षिता तुम आराम से काम कर लो, मैं इसे संभाल लेती हूँ। नहीं दीदी, अब तो इसको गोद में लेकर मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। 4 महीने का हो गया है ये, आप रहने दो। बहू तू इसको लेकर जितना काम करेगी तू आराम कर ले, इसे मैं संभाल लूंगी और काम पारुल देख लेगी। बाकी श्रेया तो इस घर में महारानी की तरह रहने आई है। लेकिन जैसे ही दक्ष रोने लगता है, श्रेया गोद में लेकर संभालने लगती है, जिससे रो पड़ती है। अब रोकर क्या दिखा रही है? दक्ष शांत शांत, रोते नहीं। माँ जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। दक्ष को गोद में लेकर और जब उसने पहली बार उंगली पकड़ी तब मुझे समझ आ गया कि माँ बनना कितना बड़ा सौभाग्य है, और मैंने इसे ही बोझ समझ लिया। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि अब मैं कभी गर्भवती भी नहीं हो सकती। मैं जिम्मेदारी से भागती रही और हर्षिता तुमने इसे प्यार से निभाया, घर बच्चा सब कुछ संभाला। बच्चों को गोद में देने के बाद श्रेया सास के पांव में गिड़गिड़ाने लगती है। तब सास आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे गले से लगा लेती है। तूने क्या खो दिया है ये तुझे समझ आ रहा है, पर तू चिंता मत कर, हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। आज समझ आए घर और बच्चा बोझ नहीं होते, ये तो सबसे बड़ी नेमत होते हैं। दीदी रोते नहीं, बहुत स्ट्रांग हैं आप। हर वक्त मानो आप मेरे गांव चलो, वहाँ हर चीज का इलाज है। देसी इलाज बहुत फायदेमंद होता है, सब ठीक हो जाएगा। सच में? हाँ दीदी।
श्रेया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो अपनी देवरानी के बच्चे के साथ भी खेलते हैं। कुछ समय बाद हर्षिता उसे अपने गांव ले जाती है, जहां देसी वैद्य उसका देसी इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक दवाई खाकर 1.5 साल बाद वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिससे वो खुश हो जाती है। हर्षिता, इतनी बड़ी खुशी मैंने जिंदगी में पाई है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम्हारी तरह एक अच्छी बहू बनकर घर भी संभालूंगी और अच्छी माँ भी बनूंगी। क्यों नहीं दीदी? इस तरह बड़ी बहू भी अपनी जिम्मेदारी को समझ जाती है। दोस्तों, जिम्मेदारियों से भागना आसान है, लेकिन उन्हें अपनाना ही असली खुशी देता है। संस्कार और अपनापन हर रिश्ते को मंदिर बना देते हैं।